नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने की छटपटाहट की। तो इसमें जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल इस जंग में नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे कि वो कैसे गलत हथियार चुन रहे हैं। अगर आपको दुश्मन से लड़ना हो तो आपको उसकी परख भी होनी चाहिए, उसको परखना होता है, उसकी कमजोरियों पर फोकस करना होता है और उतना ही फोकस दुश्मन की ताकत पर करना होता है। अगर बिना तैयारी आप दंगल में कूद पड़े तो वार उल्टा पड़ सकता है, चाहे हथियार जैसा भी हो। और ये राजनीति में तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना खास तौर पर ज़रूरी है नेताओं के लिए, नहीं तो वार कैसे उल्टा पड़ता है जनता बताती है। ये जो जंग है वो दंगल में नहीं बल्कि जुबान से ज़्यादा होती है। बिना उठा पटक किए आप अटैक करते हैं और जनता की तालियां बटोरते हैं। यही तालियां वोट में कन्वर्ट होती है, यानी वोट आपको पड़ते हैं अगर कन्विंस है वोटर। तो साफ है कि जुबानी अटैक दुश्मन के कमज़ोर पक्ष पर किया जाए। नाकामियों को उधेड़ कर रख दीजिए, विफलता का तिल है उसको तार बना दीजिए, चलेगा, जनता समझेगी। लेकिन अगर दुश्मन की मजबूती पर चोट करेंगे, जो उसे जनता के ही समर्थन से मिली है और जिस पर उसका वोटर खुद फख्र करता हो, तब आप मुश्किल में हैं। यानी आपके हथियार ठीक नहीं हैं। आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी चला रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही काम बिहार में कर रहे हैं। वो जेडीयू के पैर पर ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुकाबला मोदी से करना है, लेकिन जो उन्होंने हथियार चूज़ किए और जिस तरह का पर्सनल अटैक किया 1 जनवरी को नए साल के मौके पर, उसको देखते हुए यहाँ तो बिखरा विपक्ष उन्हें मोदी से 2-2 हाथ करने लायक मानता भी है या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। फिर नीतीश तो चतुर चपल नेता रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा से तलाक के बाद वो मोदी के खिलाफ कोई ठोस रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन राजनीति में उनकी संगनी रही भाजपा के सबसे बड़े नेता पर जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया है, उसका असर बिहार में उल्टा पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा और कब से वो नाराज हैं। तो 2013 में पहली बार मोदी से नाराज हुए थे। खुद अपने डिप्टी सीएम की नज़र में पलटू राम नीतीश कुमार बन चुके हैं, मतलब तेजस्वी उनको ये नाम उन्होंने दिया था। इसलिए विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहे नीतीश की हर एक बात जो है वो जनता चलनी में चालती है। अगर नीचे चला गया तो ठीक, नहीं तो विश्वसनीयता पर और बट्टा लगना तय है। नए साल पर यही हुआ, नीतीश कुमार अचानक भड़क गए। अब ये जनता उस पर कितना बट्टा लगाती है या मुहर लगाती है, देखते हैं। उनका गुस्सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी पर था। वो काफ़ी नाराज़ दिखे और आरएसएस को लेकर तो फट पड़े। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में इस संस्था का क्या योगदान है, कुछ भी नहीं। वो कहने लगे कि आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी उसके बारे में हमारे पिताजी ने बताया था, एक एक बात बताई, हम देख रहे हैं। एगो कौन बोली है, उनका इशारा देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की तरफ था, अमृता की तरफ। और कोई कह रहा है कि नए भारत का नया राष्ट्रपिता होगा। ये क्या किया है? इन्होंने कुछ काम किया है क्या? ये वीडियो भी देख लीजिए जो उन्होंने कहा। आप सोच लीजिए, जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के तो देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा
जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही लिखना पड़ता है, मजबूर है। तो हम क्या करें, कुछ दिन के लिए ऐसी बात है, बाद में जब सभी कुछ सही दिशा में चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मीडिया का योगदान कितना बड़ा होता है जी, हम तो बचपन से न देखे जी। अब ये बताएं कि क्या नीतीश वास्तव में संघ के बारे में यही राय रखते हैं और मोदी के बारे में? मतलब जिस संघ की ताकत के कारण वो 2005 में बिहार की कुर्सी पर काबिज हुए, उसके बारे में नीतीश कुमार आज उनका जो ज्ञान चक्षु है वो खुलता है। 1996 से 2013 तक वो पहली इनिंग में संघ की मजबूती का उन्होंने सहारा लिया, और मोदी के आने के बाद जब लालू के साथ 2015 का चुनाव वो जीत लिए तो नीतीश कुमार को पहली बार संघ में खराबी दिखी। 16 अप्रैल 2016 को उन्होंने संघ मुक्त भारत का आह्वान किया, एक तरह से जैसे भाजपाई कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान करते हैं। वही तस्वीर 2019 में बदल जाती है। जब लोकसभा का चुनाव था तब नीतीश पलटकर भाजपा के समर्थन से वहां सीएम थे, और 16 जनवरी 2019 को उन्होंने एबीपी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में संघ की जिस तरह जमकर तारीफ की, क्या ही कहा जाए। और वो उसके कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए, मैं पॉइंटर्स में बता भी रहा हूँ। वो उसमें कहते हैं, मैं फर्स्ट पर्सन में ही सुनाता हूँ, मैं तो छात्र जीवन से आरएसएस को जानता हूँ। जब मीसा कानून के तहत यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मुझे गया जेल भेजा गया तो वहाँ मेरी मुलाकात गोविंदाचार्य से हुई थी। आगे वो कहते हैं, मैंने जेल में आरएसएस साहित्य का अध्ययन किया। ये अलग बात है कि जेपी और लोहिया से मैं ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। ये कुछ पॉइंटर से सुनते जाइएगा और तय कीजिएगा कि अब नीतीश कितने बदले हैं, कब बदले, मतलब निरंतरता का जो अभाव है। वो कहते हैं, संघ तो 1925 से लगातार काम करता आ रहा है, ये एक बड़ा संगठन है, आप उनसे सहमत हो या नहीं, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता की कोई सानी नहीं है। हो सकता है शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल हो, लेकिन भाव वही है जो नीतीश कुमार ने उस दिन वो कही। फिर वो कहते हैं कि पूर्वोत्तर में जो उन्होंने काम किया है यानी संघ ने, कोई कल्पना भी कर सकता है क्या? वहाँ तो कई राज्यों में हिंदू आबादी बहुत कम है, लेकिन वहाँ ये लगातार काम करते रहे हैं। मतलब वो संघ की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम फिर विश्लेषण भी सामने आए कि उन्होंने संघ पर मुहर लगा दी है और उसका वो समर्थन करते हैं, 19 के चुनाव में काम आएगा। फिर वो कहते हैं, जेपी खुद कहा करते थे कि संघ के काम का सिर्फ 8वां हिस्सा ही जनता के बीच आता है, बाकी तो किसी को दिखाई नहीं देता, और मैं जेपी से पूरी तरह सहमत था। मतलब इस तरीके की बात नीतीश कुमार 2019 में कर रहे थे। खैर, तो ये सब कहने वाले नीतीश अब मोदी से जंग के मूड में हैं, लिहाजा संघ पर निशाना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जनता चलने लिए तैयार बैठी है, क्योंकि आरएसएस नीतीश कुमार के मन के मुताबिक कभी अच्छा और कभी बुरा नहीं हो जाएगा। निरंतरता के अकाल से जूझ रहे नीतीश ने नए साल पर एक और गलती की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक किया, और मैं बताऊंगा कि क्यों गलती की। राजनीतिक गलती, रणनीति की गलती। उन्होंने बिना किसी तैयारी के कमजोर पक्ष पर हमला करने के बदले सीधे फैसला सुना दिया कि मोदी ने कोई काम नहीं किया है। यही नीतीश कुमार, जिन्होंने 31 जुलाई 2017 के दिन कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के इलेक्शन में हराने वाला कोई नहीं है, कोई उनकी बराबरी ही नहीं कर सकता, तब वो तेजस्वी यादव को डंप कर भाजपा के साथ आए थे। ये हमको भी पता है। अब कितनी बार आए गए ये क्रम भी आपको पता है। अब 10 अगस्त 2022 को नीतीश ने कैसे पलटी मारी वो देखिए। भाजपा छोड़ तेजस्वी संग शपथ लेते ही उन्होंने कहा, हम रहें या ना रहें 2024 में वो नहीं रह जाएंगे, 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। मतलब इशारा मोदी की तरफ है कि वो 2024 में नहीं जीतेंगे। तो कमाल के हैं ये नीतीश कुमार। मोदी पर फ्रंटल अटैक से पहले ये जानना जरूरी है कि
कि क्या इस देश में वाकई कुछ नहीं हुआ। आज सत्या नडेला इसी देश में है, इंडिया में है। पीएम की उन्होंने तारीफ़ भी की है और उन्होंने कैसे बताया है कि इंडिया ने एप्पल और तमाम चिप से लेकर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कैसे चीन को पीछे करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। कुछ आंकड़े बताने की ज़रूरत नहीं है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कोरोना से कैसे निपटा, उसमें मोदी का मॉडल क्या था, इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारी कैसी स्थिति है, सब जनता देख रही है। जनता को तय करना है कि मोदी ने कुछ किया या नहीं। खैर, ये सब तो टॉप अप है, लेकिन मेरा मानना है कि राम मंदिर धारा 370 का कोर एजेंडा लागू हो चुका है। 3 तलाक बैन करने के बाद अगला रास्ता समान नागरिक संहिता का है, जिस पर अमित शाह ने साफ कहा है कि राज्यों ने अगर इसे लागू कर दिया तो केंद्र भी लागू कर देगी। फिर नीतीश कुमार ब्रांड मोदी पर अटैक करने की गलती करेंगे तो भाजपा को और मजबूत बनाते जाएंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आखिर में बताऊंगा। अगर नीतीश महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस करते तो ठीक था और वाजिब भी है, लेकिन आप अगर जेनरिक हमले करेंगे तो वो जनता की चलनी के पार नहीं जाएगा, मतलब नीचे नहीं आएगा, वो फेंक देंगे। इस मामले में नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल जैसे छत्रपों से सीखना चाहिए। मोदी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर सवाल उठाएंगे तो आप फंसते जाएंगे। ये इन नेताओं ने अच्छी तरह समझ लिया। नीतीश भी हालांकि समझते थे, ऐसा नहीं है। 2013 से 15 के बीच भी रैलियों में और पत्रकारों से बातचीत में वो मोदी का नाम नहीं लेते थे। जब पहली बार उनका मोदी से पीएम के कैंडिडेट बने थे और वो नाराज थे और उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, वो नाम लेने के बदले वो उनके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। उन्होंने 2015 में डीएनए वाला मुद्दा भी बहुत बेहतर ढंग से उठाया था, लेकिन इस बार तो नीतीश जल्दबाजी में दिख रहे हैं। उनसे बिहार संभल नहीं रहा है और लग रहा है जैसे दिल्ली की तरफ झटक कर चलने की जल्दबाजी हो। अगर मोदी से मुकाबला करना है तो केजरीवाल मॉडल को देख लें। नीतीश कैसे दिल्ली में दंगों के बाद केजरीवाल ने क्या किया, हनुमान चालीसा कराए, देशभक्ति का सिलेबस लागू कर दिया, जनता को वो तीर्थ भी करा रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं और केंद्र सरकार से पहले खुद ही चीन के सामान पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। मतलब भाजपा के हथियार से राजनीति करो, अपनी राजनीति दुश्मन के हथियार से करो। इनको पता है कि मोदी पर निजी अटैक का असर खराब हो सकता है। कैसे खराब हो सकता है, इतिहास गवाह है, चुनाव के नतीजे गवाह हैं। हमने देखा है कि मोदी के लिए राक्षस चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, नीच आदमी, रावण, टुकड़े टुकड़े करने की बात, नमक हराम, गंदी नाली, इन जैसे शब्दों का जिसने भी इस्तेमाल किया वो कौन है। नेताओं के भी नाम लेना जरूरी नहीं, आप जानते हैं वो कौन थे और इसका हश्र क्या हुआ और कैसे मोदी ने इन हमलों को अपना हथियार बना लिया। इसलिए बिहार के सीएम को सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।